सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से। सो दिस इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे तो एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, बट आप लोगों को पता है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये 2020 के अंदर स्टॉप कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम इरेगुलरिटीज। लास्ट रैंक में इंडिया का जो रैंक था इस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वो था 63। और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं आया। यूपीएससी ने एक बार इसके पैरामीटर्स पूछे थे, बट अब सिंस ये फंक्शनल नहीं है तो आई डोंट थिंक इसमें से कुछ पूछा जाएगा। बट उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडिया के अंदर हम लोगों ने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से हम लोग उसी लाइंस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला है, विच इज़ द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। राइट। सो ये निकालता कौन है? ये निकालता है DPIIT, और ये 2014 से इस रिपोर्ट को निकाल रहा है। और इसमें जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको रैंक किया जाता है, या उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे उन्हें नंबर दिए जाते हैं। राइट। सो अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रिलीज़ किया है 5th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। राइट। तो इसमें कैटेगरीज रखी गई थी: टॉप अचीवर, अचीवर, एस्पायरर और एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। इसमें टोटल 301 रिफॉर्म पॉइंट्स थे, कवरिंग 15 रेगुलेटरी एरियाज। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, लेबर रिफॉर्म्स है, सेक्टोरल रिफॉर्म्स है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स थे। तो बस इतना याद रखना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है। और बनाता कौन है? तो इससे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है। सो इतना ही है इसमें जानने लायक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। सो ये अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज जो हमारी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस की, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका टाइटल था एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनीज। और इसमें ये बोला गया था कि एक डिजिटल कंपटीशन एक्ट लाने की ज़रूरत है, और साथ ही उसके एक कोड ऑफ कंडक्ट भी लाने की ज़रूरत है बिग टेक कंपनीज़ के लिए। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, बिग टेक कंपनीज़ में जो US बेस ये गाफा कंपनीज़ हैं, मोस्टली यही डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड को। राइट। उसके बाद छोटी मोटी कंपनीज़ का नंबर आता है, बट लार्जली यही कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। सो कंपटीशन का तो आपको मतलब पता ही है कि जब मल्टीपल इंडिविजुअल्स एक रिसोर्स के लिए compete करते हैं तो उस सिचुएशन को हम कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन फिर कंपटीशन भी बहुत टाइप का होता है। सो पहला सिचुएशन है इसमें परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स भी हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं। किसी के लिए कोई मार्केट में ना कोई बैरियर है एंट्री को लेकर, ना कोई एग्जिट को लेकर बैरियर है। सब आराम से आ सकते हैं, सब आराम से उसमें वर्क कर सकते हैं। राइट। और इसमें जो कंज्यूमर है उनको भी अपना जो प्रोडक्ट है या जो चीज़ उन्हें चाहिए उसकी परफेक्ट नॉलेज है, क्या उसके इनपुट होने चाहिए, क्या उसके प्राइसेस होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम रिटेल के अंदर लेट्स से कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो हमें सब चीज़ें पता है कि अगर कोई चाय पत्ती हमें खरीदनी है तो हमें पता है कि चाय पत्ती और कंपनी की कितने रेट के ऊपर बिक रही है। सो इस तरीके से एक परफेक्ट और हेल्दी कंपटीशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक बेसिकली ऐसा एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे कंपनीज जो हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि एक सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सिमिलर इन द सेंस कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट, मतलब एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे आपको कोई फ़ोन खरीदना है, राइट, तो 8 GB का आप सोच के जाते हो कि मेरे को 8 GB रैम फ़ोन चाहिए, लेकिन आप मार्केट में जाओगे तो 8 GB रैम वाले बहुत सारी कंपनीज फ़ोन बेच रही है। लेकिन फिर कोई उसमें कैमरा जोड़ देता है, कोई उसके अंदर ब्लूटूथ हेडसेट जोड़ देता है, तो ऐसे करके वो थोड़ा सा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे से। राइट। तो आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं, तो ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ऑल्दो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली सुनने में थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि मोनोपोली के अंदर केवल एक सेलर होता है। राइट। और वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज़ की बात करें तो इंडियन रेलवेज़ ही उसके अंदर एक सोल एंटिटी है फ्रॉम द सप्लाई साइड। राइट। वही सप्लाई करे, बाकी डिमांड तो है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, उन्हें इंडियन रेलवे से ही लेना पड़ेगा। राइट। सो वो एक मोनोपोली का एक एग्जाम्पल हो गया। बट मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारी कंपनीज होती है, सिमिलर प्रोडक्ट बेचती है, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर आता है ओलिगोपोली। तो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे मल्टीपल, मतलब एक छोटा ग्रुप है सेलर्स का जो मार्केट को रन कर रहा है। राइट। सो फॉर एग्जांपल वीज़ा और मास्टर कार्ड का आप ले लीजिए, तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो इनका डोमिनेंस ही है। और इनका डोमिनेंस इतना है कि मतलब बाकी, अगर इंडिया का अभी रुपे कार्ड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सो इस इनके सामने बहुत मिनिस्कल है रुपए का जो ट्रांजेक्शन है अभी वॉल्यूम।
सो इसको हम बोल सकते हैं ओलिगोपोली, और अगर सिर्फ दो कंपनी है तो वो उसे ड्यूओपोली भी बोल सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के कंपटीशन पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, इन्होंने कुछ टर्म्स भी दिए थे जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो कि ये बिग टेक कंपनीज ज़्यादातर यूज़ करती हुई पाई जाती हैं। जैसे पहला है इसमें एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन। तो इसके अंदर ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो भी सामान लिया जा रहा है वो इनके ऐप स्टोर से ही लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल और जो एप्पल का ऐप स्टोर है, आप उसके अलावा कहीं से ऐप जो है ला नहीं सकते हो, या कोई भी डेवलपर जो है अपना ऐप इन स्टोर्स के अलावा और कहीं से इसके अंदर लॉन्च नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली एप्पल में तो नहीं कर सकता, राइट। सो वो एक एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन है। फिर है प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी सेल्फ प्रेफरेंसिंग। तो ये क्या करते हैं, अपने ही प्रोडक्ट्स को पहली प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अगर आपको कोई पेमेंट के लिए ऐप चाहिए तो गूगल क्या करेगा, अपना जो गूगल पे है सबसे पहले ऊपर रखेगा, फिर बाकी दिखाएगा आपको। सो सेल्फ प्रेफरेंसिंग और न्यूट्रलिटी का इशू है। फिर है एजेंसी और बिल्डिंग टाइज। सो ये क्या करते हैं, एक बंडल्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, कि सपोज फॉर एग्जांपल स्विगी वगैरह हो गया। सो ये फूड डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी ये फोर्स करते हैं कि आप उनके ही जो प्लेटफॉर्म से बेस्ड जो डिलीवरी है उसको लें, राइट। सो उसकी फूड डिलीवरी की एक अलग ऐप है, सो वो ज़बरदस्ती खरीदवाते हैं। सिमिलरली आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो गूगल स्टोर का, जहाँ पे अगर कोई भी आपको परचेज करनी है तो वो गूगल के गेटवे से ही होगा, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि इशू क्रिएट करती हैं, ये बंडलिंग करके ये छोटी कंपनीज को आगे आने नहीं देते। नेक्स्ट डाटा यूसेज। तो अपना एक मोनोपोलिस्टिक यूसेज बना लिया इन लोगों ने डाटा का। ये लिमिटेड कंपनीज है, जैसा भी हम लोगों ने बात किया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो वही सेम चीज़ ये भी करें। सारा डाटा इनके पास है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज, और फिर वो उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें एंड किलिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। फिर मर्जर्स और एक्विजिशन। तो इसमें एक टर्म है किलर एक्विजिशन। तो किलर एक्विजिशन का मतलब यही है कि बिग टेक कंपनीज जब उनको लगता है कोई स्टार्टअप उनके लिए खतरा बन रहा है तो उसको फटाफट खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फेसबुक बॉट व्हाट्सएप, राइट, उसने उसको खरीद लिया था व्हाट्सएप को, जब उन्हें लग रहा था कि कंपटीशन हो रहा है। तो इस तरीके से किलर एक्विजिशन एक टर्म ज़्यादातर सुनने में आती है। फिर है डीप डिस्काउंटिंग। तो ये ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, बहुत हैवी डिस्काउंट देती है जो कि एक नॉर्मल रिटेलर दे नहीं पाता, इसलिए वो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी डीप डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव टाइप। तो आपने देखा होगा कई बार जो फ़ोन्स है स्पेसिफिकली एक ही प्लेटफॉर्म पे बिकता है, तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा सर्च एंड प्रेफरेंसिंग। तो अपने ही प्रोडक्ट्स को हायर प्रेफरेंस देते हैं, या फिर अगर किसी ने इनको पेमेंट कर रखा है तो उसको हायर प्रेफरेंस देते हैं। सो ये एक इशू क्रिएट करता है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो अभी हम लोगों ने पहले पॉइंट में बात किया था कि और कहीं से आप जो है इनके अंदर प्रोडक्ट को या किसी ऐप को डाल नहीं सकते हो अपार्ट फ्रॉम द ऐप स्टोर दैट दे हैव गिवन। और फिर है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, कि आपकी अगर ऐप है तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट क्या होगा वो सब जो है ये गूगल और एप्पल ही डिसाइड करेंगे, राइट। तो कई बार हो सकता है वो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कर जाए। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस चीज़ की बात कर रहा होगा, ठीक है। सो एक दो ये कीवर्ड्स याद रख लेना, किलर एक्विजिशन और इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंडियन फ्रेमवर्क की बात करते हैं कंपटीशन से रिलेटेड। सो आपको पता है इंडिया के अंदर हमारे पास एक कंपटीशन एक्ट है 2002 का, जिसके अंडर हम लोगों ने एक बॉडी बनाई थी, नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बॉडी 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ऑल द एक्ट 2002 में बन गया था, पर इस बॉडी को बनते बनते 2009 लग गया था। सो अभी जो हमारे एक कमिटी थी, स्पेसिफिकली कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी, इसको हेड कर रहे थे मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि कैसे हमारा जो कंपटीशन लॉ है या जो कंपटीशन एक्ट है उसको और कैसे हम लोग रोबस्ट बना सकते हैं। सो इन्होंने कुछ इसके अंदर रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे कि हमारा जो अप्रोच है वो एक्स पोस्ट अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए प्रो एंटी। तो एक्स पोस्ट मतलब कि अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो गई है उसके बाद हम उसको पीनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होने से पहले उसको रोक नहीं सकते, मतलब हम कोई एंटिसिपेटिव मूव नहीं ले सकते इसके खिलाफ। सो कमेटी का रिकमेंडेशन ये था कि हमारा जो अप्रोच है वो एंटिसिपेटिव होना चाहिए, पहले ही हमें पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम उस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को स्टॉप कर सके, राइट। सो थोड़ा सा डायनामिक नेचर की बात की थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। इसके अलावा जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है एनक्लैट, ये कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट,
और यही फिर अपील सुनता है अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑर्डर और फाइंडिंग ऑफ सीसीआई। तो अगर आपको सीसीआई के किसी भी ऑर्डर से अपील करनी है तो आप पहले एनक्लैट पे जाओगे, राइट। सो ये चीज़ याद रखना इसके बारे में। और कमेटी का नाम याद रखना, मिस्टर इंजेती श्रीनिवास कमेटी वॉज रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन लॉ रिव्यू। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। आगे चलते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो फर्स्ट है इसके अंदर इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। सो इंडेक्स ऑफ कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये कॉम्प्राइज करता है 40% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स गिवन इन द आईआईपी। सो इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अंदर 40% जो है ये 8 जो कोर इंडस्ट्री है ये ऑक्यूपाई करती हैं। अभी 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है, इनका नाम मतलब सारी पता होना चाहिए। तो एक निमोनिक इसका बनाया है मैंने, फर्न्स ट्रिपल सी, राइट। फर्न्स एक पौधा होता है और ट्रिपल सी। सो वैसे ये पड़ता है फर्टिलाइजर, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आर फॉर रिफाइनरी, देन एन फॉर नेचुरल गैस, एस फॉर स्टील, सी फॉर कोल, सी फॉर सीमेंट एंड सी फॉर क्रूड ऑयल। तो ये टोटल मिला के 8 कोर इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। बट अगर इनका आप वेटेज देखोगे इसके अंदर तो आप थोड़ा सा ये देखोगे कि रिफाइनरीज का सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है और फिर स्टील है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ वेटेज भी आप इनको रिमेंबर करने की कोशिश करना, अपना कोई निमोनिक बना लो ऐसा, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका लीस्ट वेटेज है। सो वन वर्ड स्टेटमेंट आ सकते हैं इसके ऊपर, राइट। या सिंपली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे सकता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करो। सो याद रखना रिफाइनरीज में खूब, आप ऐसा सोच सकते हो रिफाइनरीज में खूब पैसा कमाया पिछले 1-2 सालों में, राइट। क्योंकि ऑयल का प्राइस जो था बहुत राइज हो गया था, फिर हम लोगों ने रशिया से ऑयल लिया, वो सस्ता मिला, फिर हमने आगे यूरोप को एक्सपोर्ट किया, तो उसमें हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया, राइट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि रिफाइनरीज का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है क्योंकि वही नेक्स्ट बिग थिंग है इसके बाद, और फिर स्टील प्रोडक्शन क्योंकि उसमें हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था एक्सपोर्ट के टर्म्स में। सो ऐसे करके कोई भी अपना निमोनिक बना सकते हो इसके वेटेज को भी याद रखने के लिए। सो यहाँ पे ये वेटेज के अकॉर्डिंग ये गिवन है। सो ये पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज NPPA। ये बॉडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। 1997 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। कि ड्रग्स का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए और एक लिमिट तक ही बढ़े, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये NPPA बनाया था। और ये इम्प्लीमेंट करता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट, राइट। सो ये पता होना चाहिए, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर ये वर्क करता है। इसके अलावा इसने अभी 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसने कुछ नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे जो हमें पता होना चाहिए। पहला है इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट 2.0। सो ये एक सिंगल विंडो है जहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं ऑफ वेरियस फॉर्म जो कि DPCO के अंडर चाहिए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आकर उस जो भी फॉर्म है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, जो भी अप्रूवल वगैरह चाहिए आपको, वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है फार्मा सही दाम 2.0 ऐप। सो नाम से पता लग रहा है प्राइस के बारे में बात कर रहा है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की। सो ये फार्मा सही ऐप जो है बेसिकली प्राइस बताता है कि किसी मेडिसिन है उसका कितना होना चाहिए था, और अगर आपको लगता है कि बहुत ही एक्सॉर्बिएंट प्राइस पे कोई मेडिसिन मिल रही है तो आप यहाँ पे कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हो उस कंपनी के खिलाफ, राइट। तो ये पता होना चाहिए NPPA के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बॉडी है इसमें इंडियन फार्माकोपिया। सो ये जो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, इन्होंने 9th एडिशन रिलीज़ किया ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया एट द इंडियन फार्माकोपिया कॉन्फ्रेंस। सो ये जो इंडियन फार्माकोपिया है ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और ये बेसिकली सेट करता है और अपडेट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इन इंडिया। सो ये एक ऑफिशियल बुक निकालता है जिसमें सारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर ड्रग्स हैं अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसके अंदर सारे के सारे ये जो स्टैंडर्ड है ये रहते हैं, और जो भी कोई इंडिया के अंदर ड्रग मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है उनको इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़ता है। अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर इनके पास लीगल प्रोविजन भी है उसको एनफोर्सेबल कराने के लिए, राइट। तो पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है बाय दिस बॉडी। सो याद रखना इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ द सर्विस सेक्टर। सो इसमें पहला पार्ट टूरिज्म पे है, और इनफैक्ट पहला आर्टिकल इसमें है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। सो अभी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था
ये स्ट्रैटेजी। तो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है 4.7% हमारे टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, तो 2020 का डेटा है ये। अब कोविड के बाद थोड़ा ये डेटा हो सकता है चेंज हो गया हो। Next, it accounted for 7.3 of the total employment in the country and one of the largest foreign exchange earner for the country। बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है इंडिया के अंदर। सो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कौन सी कंट्री से आते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। करेक्ट, बांग्लादेश है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं और कुछ स्कीम्स देख लेते हैं टूरिज्म से रिलेटेड। तो पहला है प्रसाद स्कीम। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो नाम से पता लग रहा है जितने भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उन सबको एक नेटवर्क में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। सो एक सर्किट बनाए जा रहे हैं उनके अंदर, जैसे बुद्धिज़्म सर्किट हो गया। ये सब स्कीम्स के अंदर ये जितने भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको रिजुविनेट किया जा रहा है या उनको इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि टूरिज्म एक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम। फिर नेशनल इंटीग्रेशन डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री निधि 2.0। सो ये बेसिकली डेटाबेस है जितने भी हमारे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है उनका, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक धर्मशाला डिक्लेरेशन है जिसके अंदर बात की गई थी कि हम हमारा जो टूरिज्म है उसको सस्टेनेबल बनाए एंड इंडिया शुड बिकम द लीडर इन टूरिज्म बाय 2047, राइट। तो याद रखना धर्मशाला डिक्लेरेशन टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंडेक्स है हमारे पास विच इज़ द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को निकालता है। इसमें इंडिया की पोजीशन 54 थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज। सो ये याद रखना टूरिज्म इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। बाकी इसमें ज़्यादा जाने लायक कुछ नहीं है। इसमें ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, आप नाम से ही समझ सकते हो कि टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाना है, तो उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली और उसे इकोनॉमिकली सस्टेनेबल भी बनाना है, लाइवलीहुड क्रिएट करना है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। इसके अलावा एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इससे ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसी से टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर के अंदर कुछ स्कीम पता होनी चाहिए हमें। पहला है युवा टूरिज्म क्लब्स। सो ये बेसिकली सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिलकर अपने जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके अंदर युवा टूरिज्म क्लब बनाएंगे और इस टूरिज्म क्लब के थ्रू वो कुछ यंग एम्बेसडर बनाएंगे फॉर द इंडियन टूरिज्म और उन्हें ट्रेन करेंगे इन सॉफ्ट स्किल, और फिर वो आगे जाके इस इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आगे कर सकते हैं। सो ये था युवा टूरिज्म क्लब, याद रखना सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिलकर करें और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्राफ्ट विलेज। सो अभी 8 क्राफ्ट विलेज जो है दे आर टेकन अप अंडर द लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज़ के जो काम है उनको जोड़ा जा रहा है। सो इसके अंदर जो क्राफ्ट है एक स्पेसिफिक लोकेशन से जुड़ा उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल पता, मतलब ये आपको 8 विलेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहला है रघुराजपुर उड़ीसा, फिर है तिरुपति आंध्र प्रदेश, फिर है वड़ज गुजरात, फिर है नैनी उत्तर प्रदेश, फिर है अनीगुंडी कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ताजगंज उत्तर प्रदेश एंड आमेर राजस्थान, राइट। तो इन प्लेसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल्स भी हैं जो पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। जैसे बंदेज वगैरह हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल रहती है इन एरियाज़ के अंदर, तो वो भी देख लेना क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से भी फिर लिंक हो जाता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स आपको पता है कि जहाँ ऐसी प्लेस जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज की ओवर द इंटरनेट। अब इसके 2 मॉडल होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल। सो इन्वेंट्री प्लेस मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आपका खुद का एक स्टॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्लिंकिट है या बिग बास्केट है, ये सब क्या करते हैं, ये सारा सामान अपने इन्वेंट्रीज के अंदर रखते हैं, मतलब अपने गोडाउन्स के अंदर ये सामान रखते हैं और फिर आपको बेचते हैं, राइट। सो ये पूरा सामान अपने पास रखते हैं इस सेंस में, इसलिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है। लेकिन दूसरा एक मॉडल है जैसे अमेजोन वगैरह का हो गया, इसे मार्केट प्लेस मॉडल बोलते हैं। सो अमेजोन के पास अपना खुद का कोई इन्वेंट्री नहीं होता, राइट। वो सिंपली एक प्लेटफॉर्म है फॉर द सेलर एंड बायर टू कनेक्ट। सो कोई भी रैंडम बायर किसी और इंडिया के लेट्स से तमिलनाडु से किसी और सेलर को जो कि यूपी में बैठा हुआ है उसको सामान सेल कर सकता है। अब इसके लिए ई कॉमर्स का काम सिर्फ इतना ही है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहाँ पे वो आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई
चीज़ जो है मार्केट प्लेस मॉडल में नहीं मिलती है, इट्स ओनली अ फैसिलिटेटर। सो ये दो डिफरेंस होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में और मार्केट प्लेस मॉडल में। सो अभी हम लोगों ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे 2020 के अंदर स्पेसिफिकली फॉर द ई कॉमर्स, उससे कुछ चेंजेस आए थे इस ई कॉमर्स सेक्टर में। सो पहला इसके अंदर चीज़ था कि जो भी सामान बेचा जाएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी कंट्री से वो ओरिजिन हुआ है, राइट। इससे पहले हम लोगों ने एक रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला भी पार्ट देखा था, तो वो कस्टम से रिलेटेड है। तो उसका ही एक एक्सटेंशन है कि जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ई कॉमर्स साइट के ऊपर, उसके बारे में लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, ताकि वो एक बेटर इन्फॉर्म चॉइस ले सकें। सो ये नियम था। इसके अलावा एफडीआई जो है 100% अलाउड है इन केस ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, लेकिन जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है अभी तक, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है अपने पास इकट्ठा कर ले। सो इसलिए केवल ई कॉमर्स जो है वो मार्केट प्लेस मॉडल में 100% एफडीआई अलाउड है। सो इतना ही है इसमें जाने लायक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी ऑन द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स इन द इंडिया। सो इसमें भी अगेन कुछ एक्ट्स लाने की बात की थी, लाइक द न्यू डिजिटल मार्केट एक्ट, जिसके थ्रू जितने भी प्रोविजन है प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द ई कॉमर्स उन सबको गवर्न किया जा सके। तो जैसा हम लोगों ने पहले कंपटीशन कमीशन एक्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी एक जो कमेटी है, इंजेती श्रीनिवास कमेटी, उन्होंने बोला था कि हमें एक एक्स एंटे अप्रोच लेने की ज़रूरत है रादर देन पोस्ट एक्स पोस्ट मॉडल। तो एक्स पोस्ट मॉडल के मतलब होने के बाद फिर हम एक्शन ले रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम पहले ही एक एंटिसिपेटिव मॉडल बनाएं। सो इसी का मतलब एक्स एंटे होता है। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई चीज़ रूल्स के अंडर कवर नहीं हो पा रही है तो बिग टेक कंपनीज को ये पता रहे कि क्या नहीं करना है उन्हें, राइट। सो इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस जोड़े गए हैं, और इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुआ है या कीवर्ड यूज़ हुआ है कॉल्ड द गेट कीपर्स। सो ये गेट कीपर टर्म यूज़ किया गया है बिग टेक कंपनीज के रिस्पेक्ट में। ये बेसिकली आजकल एक तरीके से डोर कीपर बन गई है या गेट कीपर्स बन गई है, और ये अलाउ करती हैं स्मॉल फर्म्स को सो दैट दे कैन रीच टू द एंड कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल गूगल का ऐप स्टोर या एप्पल का ऐप स्टोर, उसके बिना छोटे जो डेवलपर है अपनी ऐप को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, उन्हें वहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, तभी जाके वो जो है बाकी लोगों तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा जो ऐप स्टोर के कुछ नियम हैं या जो गूगल प्ले स्टोर के नियम हैं उनसे भी उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो इसलिए इनको गेट कीपर का टैग दिया गया कि इनके ऊपर ओनस है कि ये एक फेयर तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट करें, राइट। सो इसलिए ये गेट कीपर टैग दिया गया। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ की बात करें, सो अभी एक फ्रेमवर्क बनाया गया टू चेक फेक रिव्यूज़ ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो इसके लिए IS एक स्टैंडर्ड बनाया गया, तो ये है 19,022, ठीक है, बीच में वो कोलन है, कोलन 22। सो ये एक स्टैंडर्ड है जो BIS ने बनाया है, और ये बेसिकली जितने भी कंपनीज़ हैं ई कॉमर्स बेस्ड कंपनीज़, वो इस टैग को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्टैंडर्ड को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो ये बता दें कि वो कोई किसी तरह का फेक रिव्यू अपने वेबसाइट पर प्रमोट नहीं करते। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 5 स्टार रेटिंग डली हुई है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ डले हुए हैं, वेरी गुड और एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ये वो, जो कि जनरली फेक होते हैं, वो खरीदे हुए होते हैं, या फिर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो खुद डाल देता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो इस तरह के डिसेप्टिव और फेक रिव्यूज से बचाने के लिए BIS ने ये स्टैंडर्ड बनाया है, राइट। सो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको अनवेल किया था। इससे ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अभी इसका रोल आउट हुआ था, और UPI के बाद आई थिंक इंडिया ने डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर ये नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन है, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ये अपना नाम बनाएगा। सो ONDC ऑल्दो अभी रिसेंटली उसने एक बेंगलुरु के अंदर अपना ट्रायल स्टार्ट किया था। सो पेपर में आई एम नॉट श्योर कि आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बट ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ONDC का। सो पहले देखते हैं ONDC है क्या। तो ONDC बेसिकली इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल चेंज, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, उसका ये इनिशिएटिव है। सो ये एक सेक्शन 8 कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट। सो मैंने बताया था कंपनी जो एक्ट के अंदर अगर सेक्शन 8 कोई कंपनी बनती है, इसका मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी बन रही है वो। सो दिस विल बी लेड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये जो प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज है, ये बेसिकली अपने को पैन कार्ड वगैरह जो बनाना होता है वो इसके थ्रू ही बनता है।
तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ये प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इनिशियल प्रमोटर रहेंगे इस ONDC के। अब ONDC होता क्या है? सो ONDC बेसिकली एक मार्केट कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, अनलाइक द ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जहाँ पे एक सिंगल जो प्लेटफॉर्म था वही पूरी तरीके से मैनेज करता था या उसी की मोनोपोली रहती थी अपने जितने भी इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड। सो यहाँ पे जो यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडल के थ्रू जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है। तो लेट्स से किसी कंज्यूमर को कोई सामान खरीदना है तो वो ई कॉमर्स साइट पे जाता है, लेट्स से उसने कोई टी शर्ट बाय करनी है, सो ही गोज़ टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वहीं से वो टी शर्ट खरीदेगा और उसके जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म पार्टनर्स हैं वो सब फिर उसे सामान प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारा जो काम था ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही मैनेज कर रहा था, राइट। चाहे फिर वो मोबिलिटी हो या फिर उससे रिलेटेड रिव्यू या कोई भी उससे रिलेटेड ग्रीवेंस हो, सारा काम यही एक जगह हो रहा था। सो इसलिए यूज़र के पास चॉइस कम था और फिर उसमें वो मोटा फी जो था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वो पे करना पड़ता था। बट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या होगा कि अब आप कोई एक सिंगल ऐप के थ्रू आप जो है मल्टीपल जगह से परचेजेस कर सकते हो, जस्ट लाइक UPI। कि अगर आपके पास अमेजोन पे का UPI है तो आप उसे पेटीएम के UPI से भी, किसी के पास पेटीएम का UPI है तो उसको भी पैसा आप सेंड कर सकते हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस सेंस में। उसी तरीके से ये जो ONDC है उसमें भी यही सेम चीज़ होगा कि आप जिससे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो उससे आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। डिलीवरी आप जिस पार्टनर से चाहते हो उससे भी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सो यहाँ पे कंज्यूमर्स को बहुत फ्रीडम रहेगा और ओवरऑल जो पूरा सेंट्रलाइजेशन था वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, राइट। सो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ ये याद रखना, ये पॉइंट्स देख लेना, व्हाट ONDC इज़ एंड व्हाट इज़ ONDC नॉट। सो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी, मतलब कोई रेगुलेटरी काम नहीं हो रहा है, बस ये एक सिस्टम प्रोवाइड करा है टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर इन द ई मार्केट प्लेस, राइट। सो याद रखना, इससे जो चीज़ें हैं काफ़ी सस्ती हो जाएगी। इनफैक्ट अभी पिछले 2-3 दिन से यही न्यूज़ आ रहा है कि बेंगलुरु के अंदर पेटीएम मॉल ने जो है ONDC के अंदर अपने आप को उतार दिया है और उसमें न्यूज़ आ रहा था कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो काफ़ी चीपर है एज़ कम्पेयर टू स्विगी और जोमेटो, जो कि कोई प्रोडक्ट को 200 में बेच रहे थे, वही सेम चीज़ पेटीएम के ONDC पे 150 रुपीज़ की मिल रही है। सो एक चीज़ याद रखना, अभी तक पायलट बेसिस पे ही रन हो रहा है और इसकी सॉफ्ट टेस्टिंग हो रही है, जैसे सैंड बॉक्स कहते हैं ना हम लोग। तो वैसा ही एक वो कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट टेस्टिंग का कि आप एक बहुत छोटी सी जगह में इसको रन करो। सो सिर्फ बैंगलोर में रन हो रहा है ये ONDC। सो इतना पता होना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा इसमें अभी तक जाने लायक कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है इसमें रोल आउट होंगी, सो इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल है भी नहीं इस बारे में, राइट। सो याद रखना, मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेटाइजेशन करना है और डिसेंट्रलाइज करना है ई कॉमर्स को, जो कंज्यूमर है उसके लिए चॉइसेस बढ़ानी है और इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाना है सेलर्स के लिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, छोटे छोटे सेलर्स का इस्तेमाल करके अपना जो पोर्टफोलियो उसको बहुत बड़ा कर लेती है, एंड जब एक बार पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट बनाने लगती है और फिर छोटे जो सेलर्स हैं उनको वाइप आउट कर देती है बिजनेस में से। सो दिस यू शुड नो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ द टेलीकॉम सेक्टर। So India stands to be the second largest telecommunication ecosystem. Almost 117 करोड़ हमारे पास टेलीफोन सब्सक्राइबर है और 70 करोड़ हमारे पास एक्टिव इंटरनेट यूज़र है, इसलिए ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर टेली डेंसिटी जो है हमारी 90% है, राइट। कि एक गिवन एरिया में कितने लोग जो हैं वो मोबाइल या टेलीकॉम से कनेक्टेड है, राइट। सो ये टेली डेंसिटी होती है, 90% से ज़्यादा है माइंड यू। सो ये चीज़ याद रखना। अब कुछ इश्यूज जो थे उसको एड्रेस कर लेते हैं। सो पहला AGR है, तो कोई बता सकते हो व्हाट वाज दिस AGR इशू, एनीबडी? AGR इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये एक इसी पे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को द अमाउंट और द लाइसेंस फी दे हैव टू पे, इसी पे डिपेंड करेगा टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। राइट। तो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल लें तो AGR बेसिकली जब शुरू में ये टेलीकॉम कंपनीज आई थी, वायरलेस टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर्स, तो बेसिकली इनके पास पैसे नहीं थे स्पेक्ट्रम खरीदने को, राइट। सो गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए और ये जो जो स्पेक्ट्रम ये लोग बेचते हैं उसको थोड़ा सा चीपर बनाने के लिए एक सिस्टम लाए थे जो था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल मतलब नाम से समझ रहे हो, जैसे जैसे आप पैसा कमाओगे वैसे वैसे उसमें से रेवेन्यू हमें दोगे,
राइट, एज अपोज टू कि आप एक ही बारी में हमें पूरा फी दे दो, आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में आ जाओ और धीरे धीरे हमें पैसा पे करते रहना, राइट। सो ये बोल के सिस्टम चालू हुआ था और तब ये चालू हुआ था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सो इसके अंदर इशू ये बना कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका ये कहना था कि हम जो पैसा देना था या जो रेवेन्यू का शेयर देना था गवर्नमेंट को, वो केवल टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज से ही देना था, राइट। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि डॉक्यूमेंट हम लोगों ने जब बनाया था, जिस एग्रीमेंट में आप लोगों ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में साइन किया था, उसमें क्लियरली ये चीज़ लिखा था कि रेवेन्यू, ये जो टेलीकॉम का जो रेवेन्यू है, इससे आप अगर कोई नॉन टेलीकॉम चीज़ बनाते हो और फिर उससे अगर कोई रेवेन्यू आता है तो वो भी हमें मिलेगा, राइट। सो इसको लेकर जो टेलीकॉम सेक्टर था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था पिछले कई सालों से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजॉल्व किया और उन्होंने क्लियरली डायरेक्शन दिया कि ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है ये टेलीकॉम कंपनीज को नॉन टेलीकॉम जो उनका बिजनेस है उन पे से भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उससे क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये जो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है और उसको रैशनलाइज करने के लिए या उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने रैशनलाइज किया है एजीआर को। सो यहाँ पे नॉन टेलीकॉम जो रेवेन्यू है विल बी एक्सक्लूडेड ऑन द प्रोस्पेक्टिव बेसिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एजीआर, यानी आने वाला जो समय रहेगा उसके अंदर जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है अब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो ये आने वाले के लिए है, या माइंड यू प्रोस्पेक्टिव की बात करें ना, ठीक है, पुराना वाला चलता रहेगा। इसके अलावा बैंक गारंटीज रैशनलाइज कर दी गई है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए हैं, जो स्पेक्ट्रम का टेन्योर था वो बढ़ा के 20 to 30 ईयर्स कर दिया गया। इसके अलावा एक और चार्ज लिया जाता था स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, उसको भी नलिफाइड कर दिया और बाकी 100% एफडीआई अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए हैं टेलीकॉम सेक्टर का स्ट्रेस दूर करने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंस होने भी सिंप्लीफाई किया है फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ये सब चीज़ें जो है ये सिंप्लीफाई कर दी हैं। इसके अलावा मोरेटोरियम जो है वो भी दिया गया, मतलब कुछ समय तक उन्हें जो भी इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, अराइजिंग ड्यू टू द एजीआर जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यही कुछ बेसिक डिटेल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है, प्रीलिम्स में तो थोड़ा लिमिटेड ही है हमारे पास यहाँ पे कंटेंट, बट एनीवेज रिलेटेड न्यूज़ के अंदर आपको मिलेगा। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज गति शक्ति संचार पोर्टल। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लॉन्च किया था गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर द सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल। सो कोई ये बताइए व्हाट इज राइट ऑफ वे विद रिस्पेक्ट टू टेलीकॉम? मतलब आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बीट दोस पोल्स या कुछ भी, उसके लिए यू नीड सम लैंड एंड यू नीड क्लियरेंसेस, तो उसके लिए आप ये राइट ऑफ वे अप्रूवल्स लेंगे। वेरी गुड। सो ये मैम ने जैसे बोला कि राइट ऑफ वे बेसिकली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल लगाना है या फिर कोई मोबाइल टावर लगाना है, तो इन सब के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और सिंस आपको ग्राउंड पे लगाना है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन होता है। तो सेंटर की तरफ से सेंटर क्या करता है, सेंटर जो है स्पेक्ट्रम बेचता है, ठीक है। सो कोई मेरे को बता सकते हैं स्पेक्ट्रम कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी बॉडी जो है वो बेचती है? ट्राई। बहुत ही बढ़िया, गलत जवाब। कोई और ट्राई करेगा? ये हम लोगों ने 2-3 बार डिस्कस करा हुआ है। अच्छा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। करेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। कंफ्यूज मत होना, ट्राई बहुत हम लोग सुनते हैं लेकिन बेचता जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, ठीक है। ट्राई का काम केवल रेगुलेशन का है, लेट्स से किसी ने जो स्पेक्ट्रम दिया था उसके अबव जाके वो चला रहा है उसको यूसेज, या जितना एरिया के लिए वो स्पेक्ट्रम दिया गया था उससे ज़्यादा उससे यूज़ कर रहा है, तब वहाँ पे पेनल्टी ट्राई लगाएगा। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के केस में की तरह काम करेगा, राइट। ये पता होना चाहिए। और लेट्स से अगर ट्राई के डिसीजन के अगेंस्ट आपको अपील करनी होती है तो आप कहाँ अपील करोगे? उसका भी ट्रिब्यूनल है ना, एपेलेट ट्रिब्यूनल। करेक्ट, टीडी सैट करके है, तो वहाँ पे जाके आप जो भी ग्रेवरेंस है उसको रिड्रेस करा सकते हो। सो अब चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। राइट ऑफ वे ये एक लीगल राइट है जिसके अंडर जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, परमिशन है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को वो दी जाती है। सो ये जो राइट ऑफ वे है ये बेसिकली जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसके रूल्स के अंदर दिया हुआ है। तो याद रखना, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स के अंदर ये राइट ऑफ वे के ऊपर प्रोविजन है और ये कवर करता है अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ।
सो अंडरग्राउंड में ऑप्टिकल फाइबर और ओवरग्राउंड में मोबाइल टावर्स आ जाएंगे। सो अभी ये जो गति संचार जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया बाय द एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन अ कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट की गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और सर्विस प्रोवाइडर्स सब साथ मिलकर काम करेंगे, राइट। सो इससे स्मूथ डिप्लॉयमेंट होगा डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अक्रॉस द कंट्री, ये पता होना चाहिए। आगे रिलेटेड न्यूज़ में आप देखिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। सो एक फंड है हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। सो कोई बताओ ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस लिए बनाया गया था, क्या यूज़ था इसका? मतलब अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए बनाया है। एक दिस इज लाइक अ लेवी ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर्स। राइट। सो बेसिकली ऐसे एरियाज जहाँ पे टेलीकॉम फैसिलिटी जो कमर्शियल जो प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड नहीं करा सकती, क्योंकि उन्हें उधर से उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा। जैसे लद्दाख के कोई दूर दराज के इलाके हो गए, सिक्किम के दूर दराज के इलाके हो गए। सो यहाँ पे टावर लगाना, उसको मेंटेन करना इज़ नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल फॉर सच कंपनीज। सो इसके लिए ये फंड बनाया गया था और इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए रिमोट एरियाज़ में ये फंड का इस्तेमाल करती है, राइट। तो इसमें पैसा कहाँ से आता है? सो जितनी भी कोई पेनल्टी लगती है किसी कंपनी के ऊपर, उससे जो पैसा आता है वो यूएसओएफ में डाला जाता है। टेलीकॉम कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। सो याद रखना यूएसओएफ का काम ये था, ये डीओटी के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। और इसने अभी लॉन्च किया ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। सो नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि ये जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी है उसके आर&डी के अंदर काम करेगा। उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, बॉटलनेक्स हैं, उन सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। तो याद रखना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है ये यूएसओएफ के अंडर एक और फंड बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर द आर&डी डेवलपमेंट। सो इतना ही था इसमें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अदर सर्विसेज सेक्टर डेवलपमेंट। तो इसमें आपका आईटी वाला पार्ट आ जाता है। तो पहला इसमें आर्टिकल ही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये बहुत सारी टर्म्स है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो उनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहले ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखते हैं। सो ये बेसिकली ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसके अंदर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है क्लाउड के ऊपर किसी एप्लीकेशन को डाल देता है और बाकी यूज़र जो हैं फिर उसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव आप बोल सकते हो, राइट। वो क्लाउड के ऊपर है, आप सीधा डाटा जो है क्लाउड के ऊपर डालते हो। लेट्स से अगर आपने एक लिमिटेड साइज से उसे एक्सीड कर दिया गया तो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा, राइट। कि अगर एक सर्टेन साइज से आप ज़्यादा उसमें डाटा स्टोर करने लग जाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल वर्क्स, ये पता होना चाहिए। और फिर हमारे पास और भी मॉडल्स है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर आपका सर्वर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ये बेसिक जो भी आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है किसी और कंपनी को, राइट। तो इसको मेंटेन करने का काम किसका है? इसको मेंटेन करने का काम उस कंपनी का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो ये क्लियर होना चाहिए। और फिर है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो ये बेसिकली एक क्लाउड इन्वायरमेंट रहता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट टूल्स वगैरह सब जो है प्रोवाइड कराते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। और ये डिफरेंट मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। अब ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की हम बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इकोसिस्टम ग्लोबली आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और हो सकता है इंडिया पास भी कर ले चाइना को बाय द ईयर 2026। तो ये पता होना चाहिए, राइट। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो पहला टॉपिक ही इसके अंदर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ताकि हम एक सीमलेस फ्लो इंश्योर कर सकें ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। अब अगर हम हमारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देते हैं तो इससे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है किसी भी सामान को इधर से उधर पहुंचाने का वो कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो चीपर हो जाएगा। प्रोडक्ट चीपर हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सो इस तरीके से ये पूरी साइकिल वर्क करेगी और इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। सो ये याद रखना। अब नंबर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, बट एक इसमें इंडिकेटर है विच इज़ कॉल्ड द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंकिंग। तो
ये याद रखना, इसको निकालता कौन है, इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को, तो ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। और 2018 का ये जो इंडेक्स था, इसके अंदर इंडिया का रैंक जो था 44 था, राइट। सो अभी रिसेंट अगर कोई आया है इसके अंदर एडिशन तो उसको भी देख लेना, बट अभी के लिए ये 44 का याद रख लेना, 2018 का ये रैंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसमें एक 4 पिलर स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। तो 4 पिलर स्ट्रक्चर हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्या है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP। सो ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके अंदर जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड, उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिससे जो एक्सपोर्टर के लिए जो डिफरेंट लाइसेंसेस लेने थे वो कम हो जाएंगे, राइट। तो इसके अंदर 3 जो हम लेयर बात करें या 3 टियर स्ट्रक्चर बात करें, इसमें 3 लेयर होंगी। एक होगा एप्लीकेशन लेयर, एक होगा गवर्नेंस लेयर और एक होगा प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। सो ये 3 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और जितने भी एक्सपोर्टर के जो भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। सो इसके अंदर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं, इंक्लूडिंग रोड, रेलवेज, एविएशन, कॉमर्स, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, राइट। सो इसलिए इंटीग्रेशन होगा। फिर है ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। सो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर द इंडस्ट्री एसोसिएशन, और जो भी उनके कोई इशू रहते हैं, किसी भी ऑपरेशनल या परफॉर्मेंस इशू, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ उसको रेज कर सकते हैं और वहाँ से उसका सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। सो ये है ई लॉग्स। फिर है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। सो ये जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप है, ये बेसिकली एक ग्रुप होगा कुछ एम्पावर्ड ऑफिसर्स का फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री लाइक रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग वगैरह, और ये सब लोग आकर रेगुलरली मीट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे जो भी कोई इश्यूज है लॉजिस्टिक सेक्टर से और उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, 4 पिलर जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के है वो पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो NLP है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज क्रिएटेड अंडर द PM गति शक्ति। सो PM गति शक्ति आई थिंक UPSC ने मेंस वगैरह में पूछा हुआ भी है, तो इसलिए गति शक्ति वाला जो पार्ट है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आगे चलते हैं हम लोग। बाकी ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें काम की नहीं है, इसमें ऐसा कुछ सब्सटैंटिव नहीं दिया है, और पॉलिसी में वैसे भी आपको कुछ सब्सटैंटिव मिलता नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन रहता है, उसमें कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स या गोल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, राइट। सो आगे चलते हैं, गति शक्ति देखते हैं। सो पहला गति शक्ति आपको पता होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया था, एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। सो याद रखना, गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर 16 मिनिस्ट्री के जो भी डेटाबेसेस हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको एक साथ लाया गया है, राइट। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, एक सिंगल विंडो होनी चाहिए सभी, या इंटीग्रेशन होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स का रिलेटेड टू लॉजिस्टिक, वही सेम चीज़ इसमें किया गया था ऑलरेडी। सो इसके अंदर 6 पिलर है। वैसे ये पिलर्स तो सिंपली एडजेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिकली इससे कोई स्पेसिफिक गोल या कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट नहीं है, बट ये मीन्स वगैरह के लिए याद रखना। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था मैंने, इट्स कॉल्ड सैड कॉप, ठीक है। सैड, S से सिंक्रोनाइजेशन, A फॉर एनालिटिकल, D फॉर डायनेमिक, C फॉर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, O फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड P फॉर प्रायोरिटाइजेशन। सो वैसे तो ये मेंस के लिए ज़्यादा काम किया, बट मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि ये 6 पिलर है। बाकी ये याद रखना, इसके अंदर 200+ लेयर रहेगा जियो स्पेशियल डेटा का ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो एक तो हो गया पॉलिसी लेवल पे क्लियरेंसेस देना, दूसरा ग्राउंड लेवल पे क्या काम चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे क्या काम चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने ये जियो स्पेशियल डेटा भी इंटीग्रेट कर दिया है। यानी लेट्स से अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो अब मेरे को ये भी पता रहेगा कि वो कितना प्रोग्रेस करा है, कितना नहीं प्रोग्रेस किया, और ये मैं अपने ऑफिस से बैठा हुआ देख सकता हूँ, राइट। सो ये इसलिए ये जियो स्पेशियल डेटा इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और ये जियो स्पेशियल डेटा इंटीग्रेट करने का काम एक इंस्टीट्यूशन को दिया गया था, विच इज़ द BISAG-N। BISAG-N का फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो BISAG-N जो है ये एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द METI। सो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है और ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। पहले ये गुजरात गवर्नमेंट के अंदर था, बट बाद में फिर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर दिया गया। सो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में।
इसके अलावा कुछ डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो पता होने चाहिए। सो ये जो पूरा जो मैपिंग वाला जो सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे रहेगा एंड दिस इज होस्टेड ऑन मेघराज। GOI का क्लाउड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्लाउड है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो जियो स्पेशल मैपिंग का जो डेटा है वो रहेगा। तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव देख लेते हैं। इसके अंदर एक लॉजिस्टिक डाटा बैंक बनाया जाएगा और एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले, राइट। ये जो दो डाटा बैंक है और ये जो यूलिप है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा अंडर द PM गति शक्ति। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ये देखते हैं। इसके अंदर जो लॉजिस्टिक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, उसके अंदर कुछ हम लोगों ने गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया है वो देखते हैं। पहला है इसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, तो इसको हेड कौन करेंगे, इसे हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी विद स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स एज द मेंबर कन्वीनर एंड अदर सेक्रेटरीज एंड मेंबर। तो जितने भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सेक्टर्स हैं या सॉरी मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं वो सब इसके पार्ट रहेंगे। फिर है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। इसके अंदर हेड्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन रहेंगे फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। और फिर है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो कि प्लेस किए जाएंगे ऑन द डेप्यूटेशन बेसिस टू असिस्ट द नेशनल प्लानिंग ग्रुप, राइट। ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, इसको असिस्ट करने के लिए इसके अंदर लोग बैठाए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। यही था इसके बारे में जानने लायक। आगे रिलेटेड न्यूज़ में है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट के अंदर, जिससे वो लोग ये जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है NRTU, इसको एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो कि एक ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगी, राइट। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड जो टैलेंट का डेवलपमेंट है उसको ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर देखा जाएगा। इतना ही था इसमें जानने लायक, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर लीड रिपोर्ट। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखना। लीड रिपोर्ट ये निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट। जनरली हम लोग नीति आयोग या ये सब देखते हैं इंडेक्सेस में, बट जहाँ पे भी मिनिस्ट्री आती है क्योंकि कम जगह ही हमें ये मिनिस्ट्रीज को देखने को मिलता है, इसलिए ये थोड़ी सी पिक्यूलर हो जाती है हमारे लिए। ये जो लीड्स है ये बेसिकली एक इंडिजीनियस डाटा ड्रिवन इंडेक्स है टू एसेस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विसेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज, सबका अकाउंट किया जाता है इस इंडेक्स को बनाने में, राइट। और इसे फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2018 में। और ये जो 2022 का जो लीड्स इंडेक्स है, दिस अडॉप्टेड अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग, जहाँ पे हम पहले केवल रैंकिंग कर रहे थे सिस्टम की, हम यहाँ पे ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। बाकी जो टर्मिनोलॉजी रहती है कि कौन बेटर है, कौन मीडियम परफॉर्म कर रहा है और कौन वर्ड्स परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ये इन लोगों ने ये दिया हुआ है टैग। फास्ट मूवर हो गया, एस्पायरर हो गया जिसका स्कोर 80% से लेस आता है, और अचीवर जिसका जो स्कोर है वो 90% से ज़्यादा है। ये टर्म्स पता होने चाहिए। अचीवर, एस्पायरर और फास्ट मूवर लीड्स इंडेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंडिया के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का नियर अराउंड चेन्नई एरिया टू द रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या बेसिकली, ये एक ऐसा लॉजिस्टिकल पार्क है जहाँ पे हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से भी हो सकता है, यानी बाय रोड भी हो सकता है, बाय रेलवेज भी हो सकता है, बाय वाटरवेज भी हो सकता है। ये कॉमन हब रहेगा जहाँ से ये सब टाइप का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको एक्सेस किया जा सकेगा, राइट। प्लस दिस विल कंप्राइज ऑफ वेयर हाउसेज, डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, फ्रेट और जो कंटेनर टर्मिनल्स होते हैं वो सब इसके अंदर रहेंगे। किसी भी तरह का कार्गो हो, किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट से सब चीज़ों को ये केटर कर पाएगा। ये होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में है बिकॉज गवर्नमेंट का एम ये है कि अगर हम ये मल्टी मॉडल पार्क बनाएंगे तो इससे हमारा जो फ्रेट कंसोलिडेशन है वो होगा और ये रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को। अराउंड 14 to 10% हम लोग कम कर देंगे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मिशन गति शक्ति जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके अंदर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम
कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे ऐसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का अंडर द पीपीपी मॉडल। तो ये चीज़ याद रखना, गति शक्ति के अंदर भी बनाने को बोला गया है ये। और रिसेंटली भी जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है और जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है और रेल विकास निगम, आप समझ सकते हो रेलवे की जो अथॉरिटी है, रोडवेज की जो अथॉरिटी है और वाटरवेज की जो अथॉरिटी है, तीनों मिलकर आए हैं। उन्होंने एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया है ताकि वो जल्दी से जल्दी ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत परियोजना के अंडर बना सके। तो ये भी इसके अंदर ऐड हो गया है भारत परियोजना के अंडर, तो ये भी याद रखना। और भारत परियोजना आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट का ये स्कीम था, 2017 से रन हो रहा है। इसके अंदर फोकस ये था कि हम लोग हमारा जो फ्रेट मूवमेंट है या जो लॉजिस्टिक्स है उसको ऑप्टिमाइज करें, राइट। तो ये चीज़ याद रखना भारत परियोजना के बारे में। नेक्स्ट, इंडिया भी प्लान भी करा बिकॉज हमारे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने मैंडेट दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड को कि वो डेवलप कर सकते हैं 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अक्रॉस द कंट्री। और इसके लिए एक SPV बनाया गया विच इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉल्ड नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक्चुअली NHAI के अंडर ही वर्क करेगा और इसका काम है ये जितने भी 35 मल्टी मॉडल पार्क्स बनाने इंडिया के अक्रॉस उनको डेवलप करेगा ऑन द PPP मॉडल। अब इसमें PPP मॉडल बहुत तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे एक मॉडल है डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड। तो इसमें जो जो एडजेक्टिव है उसके हिसाब से इसमें काम होगा कि डिज़ाइन होगा, प्राइवेट जो एंटिटी है वो डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, फाइनेंस करेगा, ऑपरेट करके फिर आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा जितना जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये वर्क करता है हब एंड स्पोक मॉडल पे। तो हब क्या होता है, बेसिकली एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो या तो आती हैं या वहाँ से जाती हैं, राइट। तो इसलिए हब एंड स्पोक मॉडल पे ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये वर्क करेगा, ये पता होना चाहिए इसके बारे में, राइट। सो इतना ही है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है बाय द साइज और अकाउंट करता है 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल शेयर ऑफ रेल एक्टिविटी बाय द ईयर 2050। करंटली रेलवे जो है ये 3 गेजेस में वर्क करता है। गेज मतलब जो पटरी होती है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कितना गेज का है, उसके हिसाब से 3 गेज बनते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जनरली हम लोग जो है मीटर और जो ब्रॉड गेज है उसमें चल रहे हैं। नैरो गेज के अंदर बहुत जो टॉय ट्रेन है ना, दार्जिलिंग है या फिर शिमला वगैरह में, तो वहाँ नैरो गेज में चल रही है। बाकी सब जगह हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ब्रॉड गेज के ऊपर या मीटर गेज चल रही है कहीं कहीं पे, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अगर जोन्स की बात करें तो 17 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है पूरा इंडियन रेलवे। और अभी जो पूरा मैनेजमेंट है उसको भी चेंज किया गया था, पहले अलग अलग सर्विसेज थी टोटल 8, अब उनको यूनिफाई कर दिया गया और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बना दिया गया है, राइट। इस बार वैकेंसी भी आई थिंक देखी होगी आपने, जो UPSC का नोटिफिकेशन आया उसके अंदर। तो ये अलग से पूरा एक कंसोलिडेशन कर दिया पूरे जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम था रेलवेज़ का, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशन इन रेलवे। बाकी तो ये कुछ काम का नहीं है, ये नेशनल रेल प्लान। तो आगे चलते हैं, इनोवेशन इन रेलवे की बात करें तो अभी एक इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी जो है उसे लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज़ ने, और इसके थ्रू फंड किया जाएगा इनोवेशन को। इनोवेशन इन द सेंस के जो भी रेलवे के चैलेंजेस हैं उसको हम इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर इंडियन रेलवे इन्वेस्ट करेगा स्टार्टअप्स के अंदर जो कि ऐसे इनोवेटिव काम में लगे हुए हैं विद अ प्रॉमिस ऑफ 1.5 करोड़ ऑफ सीड मनी, राइट। तो स्टार्टअप को ये सीड मनी प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे जो भी प्रोटोटाइप होगा या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा उसको आगे डेवलप किया जाएगा। तो ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव आप समझ ही सकते हो, इनोवेशन के थ्रू हम चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, स्केलेबल बनाना चाहते हैं और चीपर बनाना चाहते हैं और फास्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिक रीजनिंग है इसके पीछे, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनुअल बजट अनाउंस किया गया इस पॉलिसी के अंडर विच इज़ अराउंड 40 to 50 करोड़ प्लस एडिशनल फंड प्रोवाइड कर सकते हैं डिविजनल जो रेलवे मैनेजर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऑन फील्ड सोल्यूशन है किसी ऑन फील्ड प्रॉब्लम का, उसके हिसाब से उसमें और भी फंड जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अभी ब्रॉडली इतना ही समझना कि 40 to 50 करोड़ का इसमें एनुअल बजट दिया हुआ है इस पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी इनोवेशन किया जाएगा उस स्टार्टअप के द्वारा, वो जो इनोवेटर है उसी के पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रहेंगे, जो कि यूनिक चीज़ है। जनरली जब भी पैसा दिया जाता है ना तो उसके बदले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जाती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है कि
जो इनोवेटर है उसी के पास वो IPR राइट्स रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एफर्ट्स देखते हैं जो इंडियन रेलवे ने इनोवेशन के डायरेक्शन में लिए हैं। तो बाकी तो आई थिंक नाम से ही पता लग जाएगा, RFID और जो ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है वो तो नाम से ही क्लियर है। लेकिन एक चीज़ है कवच। कवच क्या है? ये बेसिकली एक एंटी कोलिजन सिस्टम बनाया है इंडियन रेलवे ने। इसके थ्रू जो ट्रेनों में कोलिजन हो जाता था अब वो नहीं होगा, राइट। और इसका फील्ड टेस्ट भी हो चुका है और अब इसे डिप्लॉय कर रहे हैं रेलवेज के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, कवच का काम जो है वो ट्रेन प्रोटेक्शन का सिस्टम है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने नई नई ट्रेनें निकाली है, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निकाली है। तो ये याद रखना, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, राइट। तो इस चीज़ को याद रखना। फिर नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को एनहेंसमेंट करने के लिए जो नेशनल मोनेटाइजेशन या जो नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन थी, उसके अंदर इंडियन रेलवे के जो एसेट्स हैं उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा, राइट। तो मोनेटाइज इन द सेंस उनको बेचा नहीं जाएगा, बस उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह लीज पे दिया जाएगा आगे, ताकि उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो उस रिसोर्स का। इसके अलावा जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बन गया है, जिसने जो पहले 8 रेलवे अलग अलग सर्विसेज थी उनको सब्ज्यूम करके एक ही सर्विस बना दी गई है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट था इसमें एल्यूमिनियम वैगन्स का। तो अभी यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे वैष्णव साहब, उन्होंने फ्लैग किया था इंडिया का फर्स्ट फ्रेट ट्रेन विद इन ऑल एल्यूमिनियम वैगन रैक। तो बेसिकली ये वैगन रैक बनाने का कॉन्सेप्ट जो था ये इसलिए आया था बिकॉज जो नॉर्मल वैगन या ट्रेडिशनल वैगन रहते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कार्बन फुटप्रिंट भी ज़्यादा है, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, बिकॉज स्टील बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था निकल और कैडमियम की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि इम्पोर्ट से हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ये सब इश्यूज थे स्टील के साथ। लेकिन उसको रिप्लेस अगर हम एल्यूमिनियम से कर देते तो फ़ायदे क्या क्या होते हैं? पहले लो कार्बन फुटप्रिंट रहता है एल्यूमिनियम का एज़ कम्पेयर टू स्टील। 15 से 20% तक का हम लोग वेट है वो कम देखेंगे, और उससे 25 लाख जो टन है CO2 का वो कम हो जाएगा, राइट। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, एल्यूमिनियम 100% रिसाइकलेबल है, क्योंकि ये ना तो करोड़ होता है, तो इसलिए इसको पूरा वैसे का जैसा था वैसे का वैसे ही इसको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लस इससे वैगन का जो वेट है वो कम हो गया, और इसका मतलब उसके ऊपर जो सामान ले जा सकते थे, जो पेलोड था, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि वेट वैगन का कम हो गया है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो पता होना चाहिए इस एल्यूमिनियम वैगन से एसोसिएटेड है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर किसने किया था। सो दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड इन कोलैबोरेशन विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन एंड एक हमारे पास एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी जो है हिंडाल्को, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। तो अभी हमारे पास जितनी भी ट्रेन्स है वो वर्क करती है, या उसके जो कोच सिस्टम होते हैं वो लिंक हॉफमैन बस जो सिस्टम होता है या कोचेस का सिस्टम होता है उस पर वर्क करता है, और ये सब जो है स्टेनलेस स्टील के बने हैं। तो अभी केवल ये जो एल्यूमिनियम वैगन बनाया गया ये एक फ्रेट ट्रेन के लिए बनाया है। फ्रेट ट्रेन मतलब जो सामान कैरी करती है, राइट, सिर्फ उसके लिए बनाया। अभी पैसेंजर ट्रेन के लिए इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी उसके अंदर जो लिंक हॉफमैन बस वाला जो कोच है LHB वही यूज़ करे, और वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं रेलवे से एसोसिएटेड। तो पहला है इसके अंदर भारत गौरव ट्रेन। तो ये भारत गौरव एक स्कीम है, उसके अंदर इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। और इस भारत गौरव ट्रेन जो है ये एक थीम बेस्ड ट्रेन है, जो कि इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया था नवंबर 2021 में। तो इस स्कीम के अंडर ये जो ट्रेन्स है इनके थ्रू हम लोग इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है और जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको लोगों को दिखाएंगे, फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट। तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जो टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। तो याद रखना थीम बेस्ड ट्रेन रहेगा, और इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको थीम के हिसाब से उस ट्रेन को रन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो भारत गौरव स्कीम की जो गाइडलाइंस है ये IRCTC की जो ट्रेन्स हैं जो ऑलरेडी ये सर्किट ट्रेन्स रन कर रही हैं उन पे भी लागू होगी। तो जैसे हम लोगों ने देखा था बुद्धिस्ट सर्किट है जो कि बौद्ध गया, और वहाँ पे जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो पिलग्रिमेज साइट थे उनका दर्शन कराते हैं। तो वो सब गाइडलाइंस भारत गौरव स्कीम वाली जो गाइडलाइंस है वो IRCTC पे भी लागू होगी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक जिरबम इम्फाल रेलवे लाइन है। तो मणिपुर में है ये रेलवे लाइन, अभी लैंडस्लाइड से इफेक्ट हो गई थी। तो
इसमें एक खास बात ये है कि इसमें एक वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट रेल ब्रिज बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है बट बनने जा रहा है। तो याद रखना, नॉनी ब्रिज जो है वो स्लेटेड है टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो याद रखना, नॉनी ब्रिज जो है ये जिरबम इम्फाल रेलवे लाइन से एसोसिएटेड है और मणिपुर के अंदर पड़ता है। तो ये इस टाइप के छोटे मोटे डोमेस्टिक इश्यूज भी पूछ रहे थे, बिकॉज पिछले साल इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड ऐसे बहुत ट्रिवियल ट्रिवियल इन्होंने डिटेल पूछ ली थी। तो हो सकता है इस बार डोमेस्टिक में कोई मैप बेस्ड कुछ पूछ लें, तो इसलिए ये पता होना चाहिए छोटी छोटी डिटेल्स ये वाली भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो ये आप सभी को पता है, चेनाब के ऊपर हम लोगों ने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया है। और अब जो है ये कनेक्ट करता है कटरा को बनिहाल से, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। तो कोई बता सकता है बनिहाल पास कौन दो रीजन को कनेक्ट करता है? बड़ी हिमाचल टू जम्मू एंड कश्मीर। ये कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ये वाले मतलब पासेस का भी है आई थिंक, कहीं पे लेक्चर देख लेना, ये कई बार पास भी पूछ लेता है। पीर पंजाल से जाता है और ये कनेक्ट करता है जम्मू को टू श्रीनगर, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पास बने। तो ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन। तो ये एक्चुअली रोल आउट होने वाली है, अभी रोल आउट हुई नहीं है। तो ये एक्चुअली बेस्ड है जर्मनी का जो एक पहला ट्रायल रन था एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन का, उसी के लाइंस पे हम लोग भी बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि एमिशन नहीं करता है, नॉइज़ भी कम होता है और फ्यूल काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उसी लाइंस पे हम लोग भी एक ट्रेन चलाने वाले हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई काम करिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NCRTC। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, कंपनी है बेसिकली, जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो नाम में जो NCR आ रहा है उसी से समझ जाना चाहिए कि ये सब इसमें स्टेक होल्डर है। तो ये एक्चुअली कंपनी बनाई गई है फॉर डेवलपिंग द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मतलब जो NCR रीजन के अंदर हम, एक तो मेट्रो हो गया दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली से बाहर के जो रीजन है जिनमें कनेक्टिविटी देनी है उनके लिए ये RRTS जो सिस्टम है ये बनाया जा रहा है। इसके अंदर हम लोग हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वो रन करने वाले हैं इन रूट्स के ऊपर, जिसमें यूपी राजस्थान का जो NCR वाला रीजन है उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। तो याद रखना, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, और NCR रीजन में ही ये वर्क करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सिविल एविएशन सेक्टर। तो पहला इसमें टॉपिक रहेगा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसके अंदर जो एयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसमें कंट्री को डेवलप करने की बात हो रही थी, और इंडिया को टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन बनाने का आइडिया है बाय द ईयर 2030। अब इसमें टोटल 11 एयर स्पोर्ट्स इंक्लूड होंगे, विच इज़ एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, रॉकेटरी, बलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, इनफैक्ट आई थिंक इसमें शायद ड्रोन भी इंक्लूडेड है। तो 11-12 एक्टिविटीज़ हैं टोटल, इन सबको प्रमोट किया जाएगा, राइट। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब इस पॉलिसी से रिलेटेड। तो 4 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर विसाज किया गया विद अ एपेक्स बॉडी कॉल्ड एज एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFSI। ये टॉप एपेक्स बॉडी रहेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर वर्क करेगा। तो सिविल एविएशन के अंडर ये एज अ ऑटोनॉमस बॉडी रहेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को एट द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल। तो ये FAI करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और इस बॉडी से हमारा जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो एसोसिएटेड रहेगा, उसको इससे एफिलिएशन मिलेगा। तो आई थिंक हम लोगों ने पॉलिटी के अंदर भी गवर्नेंस में जब देखा था तब यही सब चीज़ें देखी थी, एक इंटरनेशनल बॉडी से उसे एफिलिएशन मिलना चाहिए। सो वो चीज़ हमें ये जो FAI है उससे वो मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये 4 टियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अब टॉप पे हम लोगों ने देख लिया कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया रहेगा, उसके नीचे है पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्काई डाइविंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर मॉडलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और फिर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो एक अलग एसोसिएशन उनका रहेगा।
तो इसमें इतना ही जानने लायक है, बाकी ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से डिटेल पता होनी चाहिए, एपेक्स बॉडी कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, और एम क्या क्या है, कौन कौन से स्पोर्ट ये कवर कर रहा है, ठीक है। सो इतना ही काम का है। आगे चलते हैं, कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं सिविल एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो 2022 के अंदर ये रैंकिंग जारी हुआ था, और इसमें इंडिया का जो पोजीशन है ये काफ़ी क्वांटम जंप देखने को मिला था। इंडिया का पोजीशन 48 प्लेस पे आ गया है फ्रॉम 102 इन 2018। वहाँ से हमने काफ़ी लंबा जंप मार दिया है, और इंडिया का जो सिविल एविएशन मार्केट है दैट हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। बट हमारे पास अपना जो एक एमआरओ फैसिलिटी बोलते हैं, मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग, वो कुछ है नहीं उतना हमारे कंट्री के अंदर। जो मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग और जो रिपेयर है वो अभी बहुत पीछे है, एमआरओ ऑपरेशंस बोलते हैं उनको, तो उसमें हम लोग पीछे हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है, और अब इंडिजिनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं इस एमआरओ का भी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है सिविल सेफ्टी रैंकिंग वाली? तो ये निकालता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस रिपोर्ट को निकालता है, और ये एक यूएन का बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, राइट। तो कोई बता सकता है कौन से कन्वेंशन से ये बना है? एक कन्वेंशन हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। शिकागो कन्वेंशन। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात, शिकागो कन्वेंशन। तो याद रखना, ये ICAO जो है वो इस शिकागो कन्वेंशन का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, और नाम से पता लग रहा है जो सिविल एविएशन है उसका सिक्योरिटी को ध्यान रखता है ये। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रूल्स नोटिफाई किए हैं इसके अंदर, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022। तो इसके अंदर इसको पावर दी गई है कि ये इम्पोज कर सकता है पेनल्टी अप टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, राइट। तो पेनल्टी लगाने की जो पावर है वो दे दी गई है इसको, और ये एक डेडिकेटेड सेल है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कभी रिसेंटली भी न्यूज़पेपर में एक केस आ रखा था जहाँ पे एक पायलट ने अपने एक फ्रेंड को कॉकपिट में बुला लिया था, तो फिर DGCA ने जो है एयर इंडिया जो है उसको नोटिस जारी किया था कि आप इस कारण बताओ क्यों ऐसा हुआ, और उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो इसलिए ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, DGCA आपने पढ़ा ही होगा कई बार। तो 1978 में DGCA बनाने का रिकमेंडेशन जो है कमेटी ने दिया था, कॉल्ड एज पांडे कमेटी। तो नाम याद रखना कमेटी का। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स और मेजर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स, चाहे फिर वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, उन सब के ले डाउन करता है। तो ये याद रखना, ये जो BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट लीजिंग। तो इसमें दो टर्म्स है, वेट लीजिंग और ड्राई लीजिंग। तो वेट लीजिंग का मतलब है कि आप कोई एयरक्राफ्ट को लीज पे ले रहे हो, मतलब कुछ समय पे रेंट पे ले रहे हो, विद द ऑपरेटिंग क्रू एंड द इंजीनियर। जो एमआरओ, जो उससे रिलेटेड जो एमआरओ ऑपरेशंस है उसके इंजीनियर्स भी आप साथ में ले रहे हो। तो मतलब प्लेन प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज सब मिला के उसे वेट लीज बोलेंगे। ड्राई लीज में आप केवल व्हीकल लेते हो, राइट। सिर्फ किराए पे आपने व्हीकल ले लिया, और खुद के ही जो लोग हैं ह्यूमन रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो। फिर एक डैम्प लीज भी है। तो डैम्प आप समझ सकते हो, थोड़ा मॉइस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच का होता है कि प्लेन भी मिलता है और थोड़ा बहुत कैबिन क्रू भी मिल जाता है इसके अंदर, राइट। तो ये पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट लीजिंग के बारे में। आगे चलते हैं, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो 2020, इस एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम लोगों ने एम्पावर किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को कि वो लिवाई कर सकते हैं फाइन विदाउट इवन अप्रोचिंग अ सिविल कोर्ट। पहले उन्हें कोई फाइन को लिवाई करने के लिए सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ता था उस मैटर को। तो अब ये जो पावर है ये दे दी गई है DGCA को। तो ये चीज़ याद रखना, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दिस एयरक्राफ्ट एक्ट 2020। तो इतना ही है सिविल एविएशन से रिलेटेड।